हेलो एवरीवन। वर्क एनर्जी पावर के 4 लेक्चर में हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। आज करेंगे लेक्चर नंबर 5। इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग यहाँ उस दिक्कत को द एंड कर देंगे। तो सबसे पहले तुम लोगों का वार्म वेलकम है अपना प्यारा सा चैनल ग्रेविटी फिजिक्स पर, एकदम दिल से। यस, तो अब एक योद्धा की तरह तैयार हो जाओ, जो जीत के लिए उतावला है, मेहनत करने के लिए तैयार हो चुका है। यस, जैसा कि तुम सबको पता है, प्ले स्टोर पर ग्रेविटी फिजिक्स करके हमारा ऐप है। तुम चाहो तो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अपने तैयारी को एक और ऊपर लेवल ले जा सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो फटाफट कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि कॉपी पेन हमारा लाइफ लाइन होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करें, ये एक सवाल है। तो ऊपर में देखो लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में ही डिफाइंड होता है। पहला शर्त, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में ही डिफाइंड होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स ओनली। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सिर्फ इस तरह के ही फील्ड में होता है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसी तरह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसको अभी हम लोग ठीक से देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को में ढेर सारा सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन करेंगे एकदम एक फील के साथ। यस, जैसे लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, एक एक्सटर्नल एजेंट है और उसके द्वारा वर्क डन है ए से लेके बी ले जाने पर, यानी किसी चीज को ए से बी ले जाएंगे, जैसे मास को ले जा सकते हैं, चार्ज को ले जा सकते हैं, या और भी केस हो सकता है। ए से बी ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा, डिफिनेशन ध्यान से देखोगे, बराबर हो जाएगा बी का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाएंगे, यू बी मतलब बी का पोटेंशियल एनर्जी, बी का पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए का पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या कि ए से जब बी ले जाएंगे ना, तो भी स्लोली स्लोली ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? स्लोली स्लोली ले जाएंगे। फिजिक्स में स्लोली का बहुत ही बड़ा महत्व है। स्लोली का मतलब होता है v बराबर कांस्टेंट रखना है। v बराबर अगर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा अपना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो, अगर v बराबर कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन बराबर 0 हो जाएगा, और बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया? ठीक है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। ए से ले जाना है बी, तो ए से बी दे देंगे। एक बात और समझ लो, एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा और अपोजिट में होगा, क्योंकि नेट फोर्स होता है 0। आगे इसके बारे में और अच्छा फील आएगा तुमको। एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर ए से लेके पी तक, और इसमें माइनस साइन लगा देना, यानी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हुआ, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल हुआ। तो कुल मिला के आया क्या? कुल मिला के आया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, ये ए से बी जाने में बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, ये तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही है, और ये है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो सकता है, शीट में देखोगे ध्यान से, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो गया? तो इस डिफिनेशन को याद रखोगे। अब देखो इसको हम यहां से मैच कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बी का माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए का, यही हुआ डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन। निगेटिव वर्क डन मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसका माइनस कर देंगे। कहां से कहां, ए से लेके बी तक का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, एक बात ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन नहीं होता है, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का डिफिनेशन होता है। यानी एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आई? यानी जब भी डिफाइंड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइंड होगा। यस, वेरी गुड। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से तुमको फील कराते हैं कि क्या है ये। देखो, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि यूबी माइनस यूए बराबर ये होता है, जहां यहां ए से बी होगा, ये ए से बी होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। याद रखना है इसको। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है ये। मान लेते हैं एक बॉडी को हम ए से ले जाएंगे बी, ए से बी ले जाएंगे एक बॉडी को। वेरी गुड, ए से बी। जब वो ए पर था तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 था, जब ये बी पर पहुंचा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 मान लेते हैं। और जो फोर्स है ना वो एफ एक्स बराबर है 3x²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 3x² आई लिख सकते हैं ना। यस, तो बोलेगा कि जब ए पर था ना तो उसका पोटेंशियल एनर्जी था 10 जूल। तो बताओ ना जब बी पर आएगा तो क्या होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। है ना मजेदार, इंटरेस्टिंग। कैसे बनाएंगे इसको, देखो। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्या पढ़े, एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। यही ना पढ़ा। यस, तो इसका मतलब यहां ए से लेके बी जाना है। अब यहां पर देखो वेरिएबल यहां पर क्या है, एक्स वेरिएबल रहेगा तो ये लोगे, वाई वेरिएबल रहेगा तो ये लोगे, जेड वेरिएबल रहेगा तो ये वाला लोगे। वेरिएबल क्या है, एक्स वाला है ना, तो सिर्फ ले लोगे ये 3x² इंटू कर देंगे dx और लिमिट रखेंगे ए से लेके बी। ए पर वेरिएबल मेरा यहां पर x है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन में जिसमें dx लगा रहा डी लगा रहा था ना वो वेरिएबल होता है, तो dx है तो इसका मतलब x वेरिएबल है। x कहां से कहां है, 1 से लेके कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। ठीक से देखना। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 3x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x³ आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये 1 से हो जाएगा 2 तक, 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां रहा माइनस, अब ये वाला यहां डालो 2 पे पावर 3 माइनस ये वाला यहां डालो 1 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू -7। यानी क्या आया हमारा आया यूबी माइनस यूए इज इक्वल टू -7 आया, जिसमें ए का मान, ए पर का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है बराबर -7। तो पोटेंशियल एनर्जी बी का आ गया ना 10 - 7 इज इक्वल टू 3 जूल। तो इस प्रकार से एक पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी दिया रहता है तब दूसरे का निकालते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइंड है, ये डिफरेंस है ना वही ना डिफाइंड है। यस, तो अब एक और सवाल देखते हैं तब अच्छा से फील आएगा।
मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। जब ए पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पूछ रहा है, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1, अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 2। इसका मतलब एक्स एंड वाई दोनों चेंज हो रहा है, इसीलिए फोर्स इस प्रकार से दिया हुआ है। निकालना है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, अभी तुरंत सीखें। क्या सीखें? यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्या करेंगे? एफ कंजर्वेटिव वाला डॉट डी आर, ए से लेके बी करेंगे। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो क्या करेंगे? दोनों लेना पड़ेगा। यहां लेना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, दोनों लेना पड़ेगा। x कहां से कहां वेरी कर रहा है? तो x मान लेते हैं x1 से लेके x2 वेरी कर रहा है, और y मान लेते हैं y1 से लेके y2 तक वेरी कर रहा है। अब इसका वैल्यू फिट कर देते हैं। किसका? इसका। माइनस एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का वैल्यू यहां पर कितना है? 2x है, इंटू डी एक्स कर देंगे, लिमिट रख देंगे, कहां से कहां देख लेते हैं, 3y² इंटू डी वाई कर देंगे। अब यहां पर x वेरिएबल है, x कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 से लेके 2 तक। x कहां से कहां? 1 से लेके 2 तक x वेरी कर रहा है, और y कर रहा है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। सीधे सीधे इसका करेंगे इंटीग्रेशन, कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x² बाय 2 आएगा, और लिमिट रख देंगे 1 से लेके 2 तक। इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस 3y² है, तो 3y² की जगह y³ करेंगे, y³ बटा 3 कर देंगे। ये हो जाएगा कहां से कहां? 1 से लेके 3 तक। ये देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू लिख देते हैं, यहां पर क्या आएगा? माइनस, यहां होगा, ये लिमिट यहां रखेंगे तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 माइनस 1 पे पावर 2, ये आ जाएगा। प्लस ये रखेंगे 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 माइनस 1 पे पावर 3, जस्ट इंटीग्रेशन। इसमें क्या दिमाग लगाना, माइनस 4 में से 1 गया तो 3 आया, 3 यहां आएगा, 3 3 27 में से 1 गया तो 26 आया, 26 आया, कुल मिला के आया -29। तो फाइनली क्या आया? यू बी निकालना था माइनस यूए, यूए बराबर 10 जूल है। तो यूबी बराबर क्या होगा? यहां से यूबी यानी यूबी माइनस 10 इज इक्वल टू -29। तो यूबी यानी पोटेंशियल एनर्जी बी का कितना हो जाएगा? तो -29 प्लस 10 यानी -19 जूल आया पोटेंशियल एनर्जी बी का। तो ये दो एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और कंजर्वेटिव फील्ड में क्या रिश्ता है। ठीक, तो आगे देखो, अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखेंगे। क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको देखेंगे अब हम लोग। मान लेते हैं ये अर्थ है, ये है अर्थ का सेंटर, और अर्थ का मास है m। यहां पर कोई पॉइंट है P पॉइंट है, और यहां पर मास है m। तो सवाल में बोल रहा है कि इसका पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्या पूछ रहा है? यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यानी इस मास का। तो कैसे इसको डिफाइन करें? तो डिफिनेशन में बोलता है, क्या बोलता है वो समझो। अभी बोले थे ना, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट का डिफाइन नहीं होता है, जब भी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइंड होता है। तो डिफरेंस चुनेंगे। डिफरेंस कैसे चुनेंगे? इस तरह से चुनेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। वो क्या स्टाइल है वो देखो। मान लेते हैं कि यहां से बहुत दूर जाते हैं हम लोग, बहुत दूर जाते हैं और वो इन्फिनिटी चुनते हैं।
एक पॉइंट हम लोगों ने चुना क्या, इन्फिनिटी। समझना ध्यान से, इन्फिनिटी 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 क्यों चुने, इसलिए चुने कि यहां को हम लोग मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर बराबर हम लोग जीरो मान लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, जहां का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे अब से रिफरेंस पोजीशन। कौन सा पोजीशन, रिफरेंस पोजीशन, यस, रिफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन का दूसरा नाम है डेटुम, प्यार से बोलते हैं डेटुम, बोलते हैं ना प्यार से डेटुम बोलते हैं। तो समझोगे ध्यान से, इन्फिनिटी का मतलब ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे का मतलब बहुत दूर है। तो डिफिनेशन को समझो, कहता है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि अभी क्या समझाए थे, वर्क डन के बारे में समझाए थे ना, तो ऐसे समझो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से पी पर एम मास को लाने में, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग मास एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी पी का माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी का। क्या शर्त है इसमें, शर्त है इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, यानी स्लोली स्लोली लाना है। कैसे कैसे लाना है, स्लोली स्लोली लाना है। जब स्लोली स्लोली हम लाएंगे तो इस तरह से बात करेंगे, बिल्कुल। अब एक बात सोचो, अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इंफिनिटी से पी लाने का जो वर्क डन होगा ना, वही वर्क डन ना वहां का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सच बोल रहे हैं। तो इसी को ना हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल के फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। कंजर्वेटिव है तो कहां से कहां ले जाएंगे, इंफिनिटी से लेके पी तक, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक बात देखो, वहां पर लिखे थे ना एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट होता है, वो क्यों लिखे थे, वो ध्यान दे, उस बात को समझा देता हूं, ध्यान से देखना। जब हम इंफिनिटी से पी पर एम मास को लाएंगे, जब हम इंफिनिटी से पी पर एम मास को लाएंगे, किसी सिचुएशन में मान लेते हैं यहां आया मास एम, यानी यहां से जब यहां ला रहे थे तो कभी मान लेते हैं यहां था, कभी मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में, यहां से यहां के दूरी को आर मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। जब यहां पर बॉडी होगा यहां से लाते समय किसी सिचुएशन में, तो आप देखो ये वाला जो मास है, ये वाला मास को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, यस। तो जो यही तो कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। तो फील करो, महसूस करो कि इसको धीरे धीरे लाना है, नेट फोर्स जीरो रखना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नेट फोर्स जीरो रखना होगा तो क्या करेंगे, यस, एक एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा इधर। जब ये एक्सटर्नल फोर्स उधर लगा देंगे इसी के बराबर, तब तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम बोले थे ना एफ नेट बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना था ना, तो एफ नेट बराबर क्या होगा, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ कंजर्वेटिव बराबर जीरो। तो एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा ना माइनस एफ कंजर्वेटिव, यस। इसीलिए तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, ऐसे एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर इंफिनिटी से पी, यस। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि यूपी माइनस यू इंफिनिटी अब बराबर हो जाएगा माइनस इस तरह से, तो ये इंफिनिटी होगा तो जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो ये इसका मान डायरेक्ट आ जाएगा। अब क्लियर हो जाएगा, अब क्लियर हो गया। इसका मान याद कर लेना है, क्या होगा, माइनस जी एम एम बाय एक्स, जहां एक्स क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी है। यानी अगर दो मास x दूरी पर रहेगा तो उसका बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी एम एम बटा एक्स,
और इस बात को फुल डिटेल में देखना हो तो ग्रेविटेशनल चैप्टर में आएंगे हम लोग। ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे कि रिफरेंस पोजीशन इसमें कहां था, इन्फिनिटी पर था। जब रिफरेंस पोजीशन इन्फिनिटी पर था तब का पोटेंशियल एनर्जी इसका यहां होगा। अब सवाल उठता है कि अगर रिफरेंस पोजीशन सरफेस ऑफ अर्थ पर ले लेंगे तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी होगा डिफाइंड, तो वो देखते हैं हम लोग। देखो ये मान लेते हैं अर्थ, क्या है, अर्थ है, ये उसका सेंटर है और इसका रेडियस है आर। अर्थ के सरफेस को रिफरेंस पोजीशन मान लेते हैं, यानी इस लेवल को हम मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। यानी अर्थ के सरफेस के लेवल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। h हाइट पर मास m का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यानी इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी p पॉइंट का कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। यह रेफरेंस पोजीशन कहां पर माने, सरफेस ऑफ अर्थ पर। यहां का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। क्लियर है बात। तो जैसा कि हम लोग डिफिनेशन जानते हैं वो क्या होता है, डिफिनेशन होता है, याद रखना। जैसे इसको हम मान लेते हैं रेफरेंस पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन से पी पर जाना है। ठीक, रेफरेंस पोजीशन उसको मानते हैं जिसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो फुल डिटेल में लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो रिफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन पर एम मास को ले जाना, यानी इस एम मास को यहां से उठा के यहां लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वो बराबर क्या होगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस रिफरेंस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी। यहां रिफरेंस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लिए हैं, 0 मान लिए, बराबर क्या होगा। एक फार्मूला तो मेरा था ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फार्मूला हो गया एफ डॉट डी आर, और कहां से कहां ले जाना है, रिफरेंस पोजीशन से पॉइंट पी पर। और दूसरा क्या था, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी एफ डॉट डी आर रिफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन पर। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूं, इसको बाहर कर देता हूं ना। क्या हम लोग सीखे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। सीट को ध्यान से देख लोगे, सारा चीज लिखा हुआ उसमें। इसी को ना हम लोग लिखे थे ना, यही था ना यूपी माइनस यू, यही था ना यूपी माइनस यू रिफरेंस पोजीशन बराबर था माइनस वर्क डन कहां से कहां करना पड़ेगा, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन कहां से कहां, रिफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन। नहीं, एक तरह से ये हो गया यूपी माइनस यू रिफरेंस पोजीशन बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव दोबारा लिख दिया हूं। तो तुम यहां पर इसको क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो इसका मतलब पॉइंट पी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बराबर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन रिफरेंस से प्रेजेंट पर। और यहां से यहां mg के द्वारा वर्क डन कितना होता है, यानी यहां से यहां mg को, यानी mg को अगर h ऊंचाई ले, यानी अगर किसी बॉडी को h ऊंचाई ले जाएंगे तो वर्क डन बाय mg क्या होगा, इसके जगह क्या होगा, माइनस mgh हो जाएगा। यस, तो बराबर क्या होगा, प्लस mgh। समझ में आ रहा है, प्लस mgh हो जाएगा। यानी यहां से यहां ले जाएंगे अगर बॉडी को, तो इधर मेरा कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा। नहीं, देखा ना, यहां पर भी एक दूसरे का अपोजिट था ना, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा और कंजर्वेटिव फोर्स इधर लगेगा। यहां से यहां ले जाएंगे बॉडी को, तो एक्सटर्नल के द्वारा यहां से यहां वर्क डन या कंजर्वेटिव के द्वारा जो वर्क डन होगा उसका माइनस हो जाएगा। इसीलिए फार्मूला में आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा। ये ना फार्मूला था।
यानी यहां से यहां जो एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन होगा बराबर इसके द्वारा माइनस वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि ये उसका उल्टा है, और ये बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन एक्चुअल फार्मूला याद रखना, ये तो हमने एच, ये कब होता है, जब ये तभी फार्मूला लगता है जब एच वेरी वेरी लेस देन आर होता है तब। एक्चुअल में पी पॉइंट का पोटेंशियल ये होता है, उसको भी ध्यान रखना, एम जी एच 1 प्लस एच बाय आर। इसको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में हम लोग और डिटेल में बात कर लेंगे। इसी में देखो, अगर एच का मान बहुत छोटा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट का हम लोग लिख देंगे एम जी एच, क्योंकि यहां पर एच अगर बहुत छोटा होगा तो एच बाय आर को लगभग जीरो मान लेंगे, तो एम जी एच बटा 1 प्लस जीरो यानी एम जी एच। यानी अब तक जो पढ़े उस सब को खाली समझ लेना है, उसको वही छोड़ देना है, और क्वेश्चन बनाने के लिए अब जो बताऊंगा ना उसको ध्यान में रखना है। देखो ध्यान से, देखो क्या है, मान लेते हैं ये है रेफरेंस पोजीशन, दो सिचुएशन तैयार कर रहा हूं मैं, इसको हम मान लेते हैं रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो, और यहां पर अगर बॉडी रहेगा एच ऊंचा, यानी रेफरेंस पोजीशन से ऊपर जाएंगे, इसको रेफरेंस पोजीशन मान लिए, और रेफरेंस पोजीशन से नीचे जाएंगे एम मास का, यहां एम मास का, तो बोलते हैं यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, रेफरेंस पोजीशन से ऊपर रहेगा तो याद कर लेना प्लस एम जी एच, और रेफरेंस पोजीशन से जब नीचे रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर यू बराबर यहां का माइनस एम जी एच, याद कर लेना है। तीन सवाल है यहां पर, ध्यान से देखना, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या सिचुएशन है देखो, एक बॉडी यहां पर है, दूसरा बॉडी यहां पर है, और तीसरा बॉडी यहां पर है। इसमें भी एक बॉडी यहां पर है, दूसरा बॉडी यहां पर है, और तीसरा बॉडी यहां पर है। पहला बॉडी यहां पर है, दूसरा बॉडी यहां पर है, तीसरा बॉडी यहां पर है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानेंगे सी। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं रेफरेंस पोजीशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो मान लेते हैं, इसका। इसमें क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं रेफरेंस पोजीशन, यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। इसमें इसको मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाला लेवल। इसका हाइट मान लेते हैं h1, और ये हाइट मान लेते हैं h2। इसमें भी ये हाइट मान लेते हैं h2, और इस हाइट को मान लेते हैं h1। ये हाइट है मेरा h1, और ये वाला हाइट है h2। ध्यान से देखना, यहां पर A का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, B का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, C का क्या होगा, ये लिखना है तुमको लिखना है, मुझको नहीं। यहां पर A का पोटेंशियल एनर्जी, B का पोटेंशियल एनर्जी, C का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। यहां पर A का पोटेंशियल एनर्जी, B का पोटेंशियल एनर्जी, और C का पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस चैप्टर में अब तक जो पढ़ाई करा है ना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल के बारे में, उस सब को ध्यान से हटा दोगे, इसको मेन याद रखोगे तो सारा सवाल फटाफट बन जाएगा तुमको। देखो यहां पर रेफरेंस पोजीशन किसको माने, यहां इसको माने। रेफरेंस पोजीशन जब इसको माने है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, रेफरेंस पोजीशन से ऊपर है तो क्या करोगे, प्लस mgh कर दोगे, mgh1 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh1 प्लस h2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर देखो रेफरेंस लेवल ये है, और रेफरेंस लेवल से नीचे है। रेफरेंस लेवल से ऊपर जाएंगे तो प्लस mgh, नीचे जाएंगे तो माइनस mgh। तो ये रेफरेंस लेवल से नीचे है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस mgh1। और ये रेफरेंस लेवल है तो B का पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो। और ये क्या है, रेफरेंस लेवल से ऊपर है, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh2। यहां पर देखो
ये रेफरेंस लेवल है, उससे नीचे है ए। नहीं, यहां पर तो एक ही ले लिए ना, रेफरेंस लेवल इसमें ऊपर ले लो। इसमें रेफरेंस लेवल किसको मान लेते हैं? इसको, ऊपर वाला को। ऊपर वाला यहां रेफरेंस लेवल है, तो ये इसका पोटेंशियल यहां पर 0 हो जाएगा ना, सी का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा? -mgh2। और ए का कितना होगा? -mgh1 + h2। इसको अगर समझ गए हो तो तुमको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी तो अगला चैप्टर में आएगा, ग्रेविटेशनल में जो कर रहे थे ना इंटीग्रेशन, वो सब इसमें नहीं आएगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यस। तो सबसे पहले स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले स्प्रिंग को जान लेते हैं। क्या होता है स्प्रिंग? ठीक से समझो क्या है ये। मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, ये उसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ बराबर L0 मान लेते हैं। पहले हम लोग किसको समझ रहे हैं? स्प्रिंग को, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। तो ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब मान लेते हैं कि स्प्रिंग को क्या कर दिए? खींच दिए। कितना खींच दिए? x खींच दिए, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के। अगर किसी स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स लगा के x इलोंगेट कर दें, या अगर उसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें x, कंप्रेस तो अपने आप नहीं होगा ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब इलोंगेट या कंप्रेस होगा। बिल्कुल सही। तो हुक नाम का एक साइंटिस्ट ने, उसने बताया कि ये एक्स डिफॉर्मेशन पैदा करना होगा ना, तो फोर्स बराबर kx लगाना पड़ेगा। ये कहां से आया? हुक्स लॉ से आया। हुक्स लॉ बोलते हैं इसको। जहां पर ये k क्या है? k को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है फोर्स कांस्टेंट, तीसरा नाम है स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग। 3 नाम है इसका। स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग, कितना नाम हो गया इसका? 3 नाम हो गया। पहला हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरा हो गया फोर्स कांस्टेंट, और तीसरा हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां पर भी वही बात होगा, यानी एक्स कंप्रेस करना होगा तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू kx होना चाहिए। यहां भी वो k वही है। तो यहां पर एक इलोंगेशन है और यहां पर एक्स कंप्रेशन है। इलोंगेशन एंड कंप्रेशन दोनों को डिफॉर्मेशन कहते हैं, याद कर लेना। इलोंगेशन को भी डिफॉर्मेशन बोलेंगे और कंप्रेशन को भी डिफॉर्मेशन बोलेंगे, याद रहेगा ना? यस। अब ये के क्या है? के के बारे में तो डिटेल में आगे समझेंगे। फिलहाल उसको स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ही समझो। इसको आगे डिटेल में करेंगे और बहुत मजा आएगा तुमको इसको कर। के अगर मोर होगा, यानी के अगर ज्यादा होगा तो मोर एलास्टिक होगा। क्या होगा? मोर एलास्टिक। और मोर एलास्टिक मतलब मोर स्ट्रॉन्ग, ये याद रखना, मोर स्ट्रॉन्ग। यानी के का मान ज्यादा होगा तो एलास्टिक नेचर ज्यादा है, यानी स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये समझ लो फिलहाल। इतना तक सही है। अब एक बात हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में क्या रिलेशन, वो देखते हैं। जैसे कि हम कहीं से स्प्रिंग को यहीं से कट कर लेते हैं, स्प्रिंग को यहीं से अगर स्प्रिंग को कट कर ले तो इधर हम लोगों ने क्या लगाया? एफ एक्सटर्नल लगाया। तो इधर स्प्रिंग में कितना, इधर यहां पर इधर स्प्रिंग में फोर्स लग जाएगा, इधर एफ स्प्रिंग लग जाएगा। इधर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर बना दो। और यहां पर हम लोग मानेंगे कि स्प्रिंग जो है वो मासलेस है। क्या मानेंगे? स्प्रिंग मासलेस है। तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा? नेट फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स, दोनों मिला के नेट फोर्स बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि मास भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, तो नेट फोर्स बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ कि एफ स्प्रिंग जो होगा बराबर माइनस एफ एक्सटर्नल हो जाएगा। ये समझ में आया?
यानी अगर हम एफ एक्सटर्नल को के एक्स बोले तो एफ स्प्रिंग को बोलेंगे माइनस के एक्स। इस सब में नहीं फंसना, खाली जान लेना मैग्नीट्यूड, इसका एक्स डिफॉर्म करेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा के एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा के एक्स, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, इतना ही तो समझना है। डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में बराबर। कुछ कुछ फील आया, आ रहा है, देखते आगे। फिलहाल इतना जान लो, स्प्रिंग में जो टेंशन होगा टी, स्प्रिंग में जो टेंशन होगा टी, उसी को बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, और वो बराबर होगा के एक्स। यानी स्प्रिंग में टेंशन होगा, उसी को बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, और वो होगा के एक्स। यानी जितना ये लगाएगा ना, जितना ये खींचेगा उतना ही ना टेंशन पैदा होगा। अब फील आ गई। अगर 5 न्यूटन लगाएंगे तो इसमें 5 न्यूटन का फोर्स डेवलप हो जाएगा। यस, यानी इसी के बराबर स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, यानी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये देखेंगे। क्या क्या कर रहा हूं मैं, मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, उसका नेचुरल लेंथ जो है ना L0 है। यानी अभी स्प्रिंग में कितना डिफॉर्मेशन है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है स्प्रिंग में। अब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं। कैसे इलोंगेट करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना, बिना एक्सटर्नल का इलोंगेट होगा नहीं होगा। और इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, के एक्स हो जाएगा। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, इसमें कितना डिफॉर्मेशन पैदा किए, एक्स किए, इसमें कितना किए, एक्स किए, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाए, के एक्स लगाए। वेरी गुड। अब मुझको निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ऐसे करके। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, के एक्स है, और डिस्प्लेसमेंट उधर ही है ना, तो के एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। समझ में आया बात। अब हम चाहते हैं कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, मान लेते हैं कि पहले का डिफॉर्मेशन x1 था, अब बाद का डिफॉर्मेशन x2 हो गया। ध्यान देना, पहले का डिफॉर्मेशन x1 था, अब बाद का डिफॉर्मेशन x2 था। मतलब स्टार्टिंग में x1 था और x1 से x2 ले गए। समझ में आ रहा है, पहले कितना खींच के रखे थे, x1 से फिर x2 तक खींचेंगे, तब का वर्क डन है। क्लियर है। तो बराबर क्या होगा, के एक्स डी एक्स, x1 से लेके x2 तक। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा ये हाफ के बटा 2 को हाफ के कर देता हूं मैं। अब ये x2 को यहां डाल देते हैं, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। आया समझ में बात, यस समझ में आ गया। तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा x1 से लेके x2 तक डिफॉर्मेशन पैदा करने में कितना होगा, इतना वर्डन करना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट पेज में और ठीक से समझाता हूं तुमको। अब देखो, अभी हम लोग जाने थे ये क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल था ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फंडा क्या था, x1 से लेके अगर x2 तक ले जाएंगे बॉडी को, यानी स्प्रिंग को अगर x1 से x2 डिफॉर्मेशन पैदा करेंगे, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब डिफॉर्मेशन होगा x2 तब का, माइनस पोटेंशियल एनर्जी जब डिफॉर्मेशन है x1 तब का, बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला को हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हुआ एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा ना, वर्क जो करेगा ना, वो वर्क स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। यस, यानी
वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क हो गया वो कन्वर्ट कर गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। आया समझ में? यानी एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क किया वो कहां गया, कहां गया? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कहां गया? स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। फंडा क्लियर है? यस। आप देखो, अगर x1 बराबर 0 होता, x2 बराबर x होता, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता? 0 से x करने में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखते हैं ना, u x माइनस u 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब डिफॉर्मेशन x रहेगा तब का, अब पोटेंशियल एनर्जी जब डिफॉर्मेशन 0 रहेगा तब का, डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर हुआ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 को छोड़ देता हूं। अब कुछ कुछ फील आ रहा है ना? थोड़ा और देख लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो था 0 से x डिफॉर्मेशन पैदा करने में बराबर कितना था? हाफ के एक्स स्क्वायर था ना? अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं, मजेदार, इंटरेस्टिंग, सवाल बनाने लायक। इसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, f बराबर kx था ना, f बराबर क्या था? kx था। जब f बराबर kx होता है तो इसको f और x के रूप में हम बदलना चाहते हैं, या x को हटाना चाहते हैं। अगर x को हटाना चाहेंगे तो कैसे हटेगा? हाफ के और x के जगह रख दें f बटा के, तो कुल मिला के यहां क्या हो जाएगा? हो जाएगा एफ स्क्वायर बटा 2k हो जाएगा। ये समझ में आया? दूसरा बात देखो, यहां पर एक बात देखो, यहां के एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर को के एक्स इंटू एक्स कर दें, के एक्स इंटू एक्स, तो के एक्स को क्या लिखे? हाफ एफ इंटू एक्स लिख दें, ये एफ इंटू एक्स लिख देते हैं। यस, लिख दीजिए सर। ये हुआ के एक्स बराबर एफ हुआ इंटू एक्स हो गया। कुल मिला के फाइनली समझो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा 0 से x डिफॉर्मेशन पैदा करने में बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। बराबर हो जाएगा यहां पर क्या? एफ स्क्वायर बटा 2k, एफ स्क्वायर बटा 2k, या हाफ एफ इंटू एक्स। इसको याद रखोगे? यस। तो यहां पर स्प्रिंग के द्वारा क्या होगा बताओ तो? वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? 0 से लेके x करने में माइनस लगा देंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना। समझ में आया? समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा फील करा देता हूं अच्छा से, ध्यान से देखोगे, ध्यान से। इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लोगे, इसको क्या कर दोगे? इसको कर दोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा दो। कितना स्टार? 5 स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला एक बार नजर से देख लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0 से x करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ स्क्वायर बटा 2k, हाफ एफ एक्स। एफ को कभी कभी टी भी बोल देता है, टेंशन इन स्प्रिंग को टी भी बोल देता है, एफ भी बोल देता है। आगे मैं सारा चीज को एक जगह समराइज कर देता हूं, देख लो। समराइज कर देता हूं, लेकिन इसका जवाब दोगे तुम। रेडी हो? यस। तो जवाब दो इसको। इसका सबसे पहले ये बताओ, अगर ये स्प्रिंग है और अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ अगर L0 है, यानी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है तो इसको U0 लिख देता हूं मैं। x मतलब 0 मतलब डिफॉर्मेशन। अभी स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी है? कोई एनर्जी नहीं है। हाफ के 0 स्क्वायर एनर्जी है, बिल्कुल, यानी अभी स्प्रिंग में कोई एनर्जी है नहीं है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? 0 हो जाएगा, यानी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन अगर बोलें कि अब इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं? इलोंगेट कर देते हैं x। कितना इलोंगेट कर दिए? x। तो अब बताना है कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर।
यस। अब बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, यहां से यहां खींचने में, ये भी हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, तो समझना एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा और स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, डिफॉर्मेशन इधर हो रहा है, तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको कंप्रेस करते, कंप्रेस एक्स कंप्रेस कर दिए, कितना कंप्रेस कर दिए, एक्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, बोलेंगे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, देखो जिधर डिफॉर्मेशन किए ना उधरे ने डिस्प्लेस किया, तो ये वर्क डन ऐसे भी समझो ना पॉजिटिव ही आएगा ना। अब बोलेगा वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, तो देखो हमने डिफॉर्मेशन इधर पैदा किया, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर, स्प्रिंग इधर लग रहा है ना, एक्सटर्नल इधर तो स्प्रिंग इधर, तो ये क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इतनी बात अगर तुमको दिमाग में घुस गया तो क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है तुमको। और ये भी फार्मूला याद कर लेना, फाइनल क्या था कि अगर मुझे x1 डिफॉर्मेशन से x2 डिफॉर्मेशन करना हो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो क्या होता है फार्मूला, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। सब अच्छी तरह से याद कर लोगे ना। और इसका वैल्यू भी याद कर लेना, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ स्क्वायर बटा 2k या हाफ एफ एक्स, इसको भी ध्यान देना। ठीक, अब हम लोग एक बार अच्छा से रिवीजन कर लो, अब हम लोग प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस से सारा का सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद देखोगे कैसे मैं बनाता हूं। ठीक, तो रेडी हो जाओ। यस, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्या होगा आंसर, क्या लिखा हुआ देखो। जेईई मेन 2002 में पूछा हुआ, कहता है स्प्रिंग फोर्स जो है ना 800 न्यूटन पर मीटर, यानी के का मान दिया हुआ है, एक्सटेंशन है 5 सेंटीमीटर है, कहता है वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर करना है, उसका वर्क डन निकालना। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट x1 से लेके x2 करेंगे तो बराबर हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सही है, वेरी गुड। तो यहां हो जाएगा हाफ के जगह 800 रख देंगे और x2 के स्थान पर क्या रख देंगे, x2 के स्थान पर 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं, और दूसरा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां पर सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 होता है, उस पर स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -4 बन जाएगा, और कुल मिला के इसको कैलकुलेट कर लोगे 1/2। यहाँ 8 लेते हैं, सब जीरो मेरे लिए 1 है, क्योंकि इस तरह का उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी 100 मेरे लिए 1 है, 10 टू द पावर -4 मेरे लिए 1 है। तो यहाँ क्या होगा, 15 गुना 15 225 -25। ऐसे देखना चाहोगे तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 8, ये कितना होगा 200 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -2 है, ये सब कैंसिल हो गया और बच गया 8। आया था तो वेरी गुड। अब अगला सवाल देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लो, तभी उसका मजा आएगा तुमको। कर लिया? यस, बनाओ खुद से, मजा आ जाएगा, एकदम विनर वाली फीलिंग आएगी, विनर वाली।
इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ इतना, कहता है स्ट्रेस्ड इनिशियल, शुरू में 5 सेंटीमीटर स्ट्रेस्ड था, अब उसको क्या करेंगे फ्रॉम द अनस्ट्रेस्ड, यानी अनस्ट्रेस्ड से स्ट्रेच में 5 सेंटीमीटर था, तो कहता वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेट इट फर्दर अनदर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब x1 बराबर, यानी पहला डिफॉर्मेशन 5 सेंटीमीटर है, और बाद का पहले से तो था ही 5 सेंटीमीटर और कर दिए 10 सेंटीमीटर हो गया। तो वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। बहुत आसान है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट x1 से x2 करने में कितना होगा? हाफ k की जगह 5 इंटू 10 टू द पावर 3। यहां पर करेंगे 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर 10 टू द पावर -4 ले लेंगे। तो निकाल लोगे खुद से पक्का? कितना आया बोलो, कितना? तो आंसर आएगा बी। कैलकुलेट कर लोगे ना, इसमें क्या लेगा? 10 दिन 100, 100 में से 25 गया 75, आ गया ना? आ गया। नेक्स्ट देखो, बी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, कितना सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.02 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। बहुत आसान है। अगर कहता है कि अगर स्ट्रेच करेंगे कितना स्ट्रेच करेंगे 0.02, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है ना यू है। तो कहता है कि अगर 0.1 स्ट्रेच करेंगे तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हम मान लेते हैं यू डैश होगा। यू डैश बराबर क्या होगा? हाफ के 0.1 का स्क्वायर। निकाल लोगे? देखो ना, कहता है कि अगर इतना स्ट्रेच था तो पोटेंशियल एनर्जी यू है, इतना स्ट्रेच होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? यू डैश का मान निकालना हो। क्या करोगे? भागा दे ना दो, यू डैश बाई यू करो, यू डैश बाई यू करोगे सब कट जाएगा, 0.1 बाय 0.02 स्क्वायर बचेगा। अपने मन से क्या करो, यहां पर एगो जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव कट जाएगा, 10/2 होगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, यू डैश बराबर 25 यू आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया था क्या? यस किए थे सर, आ गया है। तो अगला सवाल ये रहा। ये सवाल अभी तुरंत सिखाए थे, क्या होता है इसका आंसर। एम्स में पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। कहता है द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय एक्स ऑन लोडिंग, देन एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इज। अगर स्प्रिंग को एक्स डिफॉर्म करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो कहता है टी उसमें टेंशन है, तो इसमें से कौन फॉर्मूला होगा? अरे इसमें से तो कोई भी नहीं है, क्या करे क्या करे? लेकिन दिया हुआ है टी है इसका टेंशन, तो हमको पता है ना, इसी को f²/2 के लिखते हैं, और ये हाफ fx भी तो लिखते हैं। तो कौन सा रिलेशन यूज कर ले? यहां पर t ही ना मेरा f है, t ही मेरा f है, t ही मेरा f है। स्प्रिंग में जो टेंशन है ना, ये नेचुरल है, और ये स्प्रिंग को अगर हम एलोंगेट करेंगे ना फोर्स F लगा के, तो इसमें भी टेंशन F ही ना पैदा हो जाएगा, वही ना मेरा kx हुआ। तो F के जगह T रख दे, t²/2 के बन गया। खुद से करना है, लेकिन यहां याद रखना है, पहले खुद से, उसके बाद देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट Ka है और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट Kb है, और दोनों में ये रिलेशन है। कहता है स्ट्रेच्ड बाय
सेम सस्पेंडिंग वेट्स, मतलब देखो ध्यान से, एक स्प्रिंग ये है, ये मानते हैं नेचुरल पोजीशन है। अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, हाँ दूसरा स्प्रिंग ये है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेम वेट से दोनों को लटकाया गया है, रेशियो ऑफ देयर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग क्या होगा। तो मान लेते हैं, इसको मिटाता हूं, देखो मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग नंबर ए है और इसमें एक लोड डाला गया W, और दूसरा स्प्रिंग है ये और इसमें वेट डाला गया W और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है KB। ये ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो जल्दी खिंचाएगा नहीं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, यानी स्ट्रेच करने का जो वर्क डन होगा वो बराबर क्या होगा, हाफ KX²। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F²/2K होता है और होता है हाफ FX होता है। कौन सा फॉर्मूला बढ़िया रहेगा, हम लोगों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इज, यानी वर्क डन ए के केस में डिवाइडेड बाय वर्क डन बी के केस में। क्या यहां सेम है, यहां पर F सेम है ना, F सेम है, F मतलब वेट, यही ना, W नीचे लगेगा, इसका वेट नीचे लगेगा, यानी वेट सेम है मतलब फोर्स सेम है, यानी दोनों में सेम वेट दिए, तो दोनों में सेम वेट दिए तो इसका मतलब दोनों स्प्रिंग में सेम फोर्स लगाए। अच्छा से समझो, दोनों स्प्रिंग में सेम वेट से लटकाए, सेम वेट अगर दोनों स्प्रिंग में लटकाए इसका मतलब दोनों में सेम फोर्स लगाए, तो दोनों का F रहेगा सेम, तो इसका मतलब ये वाला लगा देंगे तो ठीक रहेगा नहीं। तो इसका मतलब WA/WB बराबर क्या होगा, ये सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, WA/WB तो बराबर हो जाएगा KB/K ना, KB/K हो जाएगा। देखो ये तो सेम रहा ना, तो W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K होगा, तो WA/WB बराबर KB/K, और KB/Ka बराबर यहां से क्या होगा, KB/K कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तब ना 2KB बराबर Ka, 1/2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, ये तो एकदम बौआ वाला सवाल है, बौआ वाला। बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर अगर खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी U होता है, तो 8 सेंटीमीटर खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। U बराबर फॉर्मूला जानते हो, हाफ KX² है। तो कहता है कि जब 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर, तो हाफ के 2² हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं U है। तो कहता है बताओ कितना होगा जब कितना खींच देंगे, 8 सेंटीमीटर खींच देंगे। सेंटीमीटर मीटर से कोई मतलब नहीं, यूनिट को CGS से SI में लाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तो सेंटीमीटर भी है ना, और दोनों में तो तुलना करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो कहता है 2 सेंटीमीटर जब स्ट्रेच करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी U होता है, तो 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो क्या करेंगे, U' कर दो, U' कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8/2 का स्क्वायर आएगा, भागा आता है ना, 8/2 बराबर 4 आया, 4 का स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा, यानी U' बराबर 16U आ गया। मजा तो आने लगा है सर, मजा जब आने लगा तो अगला सवाल देखो, ये सब ट्रिक पकड़ में आया, ट्रिक, ये सब ट्रिक जब समझ जाओगे ना तो जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। ट्रिक यानी कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका तो मैं तुझे ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसा फील दूंगा कि सवाल को तो तुम पलक झपकते ही बना सकते हो। अगर हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ध्यान से देखना, अब इतना बड़ा है, इतना बड़ा, और एक स्प्रिंग है इतना बड़ा, पहले हमको समझाओ तुम, तो तुम बताओ किसका लंबाई ज्यादा है, ऊपर वाला का ज्यादा है, तो क्लियर है
इसका लंबाई कम है। अब एक बात बताओ, हमको 1 सेंटीमीटर खींचना है। कितना खींचना है? 1 सेंटीमीटर। तो किसको खींचना आसान होगा? बिल्कुल इसको खींचना आसान होगा, इसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या बताए थे कि के क्या होता है? के ज्यादा तो मतलब इलास्टिक ज्यादा, और इलास्टिक ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ज्यादा, यानी के ज्यादा मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है कि ये है, यानी 1 सेंटीमीटर खींचने में इसमें कम फोर्स कि इसमें कम फोर्स, इसमें कम फोर्स। तो इसका मतलब हुआ स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमारा होता है के, वो उसके लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ ज्यादा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम। फील आ रही है? यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कम मतलब कम फोर्स लगेगा, लेंथ ज्यादा रहेगा तब। तो एक तरह से के बराबर कांस्टेंट बटा एल हो गया, के बराबर कांस्टेंट बाय एल हो गया, यानी के इंटू एल बराबर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब समझते हो? जैसे कि मान लेते हैं कि दोनों मिला के 16 आ गया, 16 आ गया, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 इंटू 16, बिल्कुल, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2 और 16 इंटू 1, सब मिला के 16 ही है ना, सब 16 है, यानी कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये K1 होगा तो ये L1 होगा, अगर ये K2 होगा तो ये L2 होगा, ये K3 होगा तो ये L3 होगा, ये K4 होगा तो L4 होगा। इसका मतलब K इंटू L का गुणनफल कांस्टेंट होगा। इसका मतलब लंबाई छोटा करेंगे, यानी लंबाई को अगर छोटा करेंगे तो K का मान बढ़ जाएगा। यही है रिलेशन। जैसे पढ़े थे ना हम लोग केमिस्ट्री में, PV बराबर कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? मतलब होता है P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3, ये होता है। वही हुआ KL बराबर कांस्टेंट का मतलब। ये तो फील तुझे आ गई, अच्छा से आ गई ना? यस। तो अब इसको स्प्रिंग को कट करके समझाता हूं कि क्या हुआ। अब देखो, मान लेते हैं ये स्प्रिंग है, ध्यान से देखना, और इस स्प्रिंग को कट कर दिया। कितने भागों में? 2 भाग में। कितने भागों में? 2 भाग में कट कर दिया। कॉन्सेप्ट समझो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लंबाई एल है, इसका है K1 L1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, लंबाई है L2 है। तो मुझको निकालना है K1 बटा K2। क्या निकालना है? K1 का वैल्यू निकालना है और K2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले इसका फील लो। अभी हम लोग क्या सीखे? K1 L1 बराबर K2 L2 बराबर K गुना L। K गुना L का मतलब यहां पर L1 प्लस L2। आया समझ में? तो इसका मतलब हुआ K1 जब निकालना होगा तो क्या होगा? K इंटू L1 प्लस L2 बटा L1 कर देंगे। अब बोलेगा K2 निकालो, क्या करेंगे? K इंटू L1 प्लस L2 बाय L2 कर देंगे। समझ में आया? जब समझ में आया तो फटाफट इस सवाल को बनाओ। मान लेते हैं ये स्प्रिंग है और इसको 2 टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा में कट कर दिए। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लंबाई है L, इसका है K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, लंबाई है L1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, लंबाई L2। तो सवाल में बोल रहा है कि अगर L1 बाय L2 बराबर 3/5 है, तो बताओ मुझे K1 कितना होगा और K2 कितना होगा? जल्दी से बताओ। बहुत आसान है। तो क्या करेंगे? K1 बराबर K1 L1 बराबर KL। तो K पूरा ले लेंगे और L पूरा लेंगे, तो L पूरा कितना होगा? 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। बटा L1 से भागा देंगे, L1 कितना है? 3 है। तो 8K/3, ये वाला कितना हो जाएगा? अरे अगर पूरा K लोगे तो पूरा L न लोगे? यस। और K2 है तो L2 से भागा दे दोगे, 5। कुछ कुछ फील आ रही है? 1 2 सवाल और दिखाता हूं तुमको।
देखो ध्यान से, इस सवाल को देखो ध्यान से। ये रहा स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को हमने दो टुकड़े में काट दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, लंबाई है L, ये लंबाई L1 है और ये लंबाई L2 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर L1 बाय L2 बराबर 5/7 होगा तो K1 बराबर क्या होगा ये बताओ, और K2 बराबर क्या होगा ये बताओ। अब तो ये सब मेरे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है। नहीं, अगर पूरा का K लेंगे तो पूरा का L लेंगे, कितना 12। तो क्या करेंगे, K1 है तो L1 से भागा देंगे तो 5। इसका कितना होगा, इसका होगा K लेंगे पूरा का तो पूरा का L लेंगे तो 12 आ जाएगा, और L2 से भागा देंगे तो 7 आ जाएगा। फील तो आने लगा है सर। ये रहा अगला सवाल, 3 टुकड़ा में कर देता। अभी तक में 2 टुकड़ा कर रहे थे ना, अब तक 3 टुकड़ा। ये है स्प्रिंग, अब इसको क्या करती है, 3 टुकड़ा में तोड़ दी, काट दिया। कितने टुकड़ा में, 3 टुकड़ा में। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लंबाई L है, ये है L1, ये है L2 लंबाई, और ये है L3 लंबाई। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। तो कहता है कि अगर L1, L2 और L3 का अनुपात 3:5:8 है, तो बताओ K1 बराबर क्या होगा, K2 बराबर क्या होगा, K3 बराबर क्या होगा। बना पाओगे क्या, एकदम तुरंत बन जाएगा सर। कैसे, देखो K1 बराबर क्या होगा, K1 बराबर पूरा का K लेंगे, पूरा का L ले लेंगे, 8 3 5 8 8 16, बट्टा क्या कर देंगे, L1 ले लेंगे 3। K2 बराबर K इंटू L, 8 5 13 5 5 3 8 8 16, 16 डिवाइडेड बाय कितना 5। इसका क्या होगा, K इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8। आ रही है फील मजे में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो माहिर हो जाओगे ना, एकदम धुरंधर हो जाओगे, धुरंधर। देखो बोलेगा कि ये एक स्प्रिंग है, इसको हमने 2 टुकड़ा कर दिया। कितना टुकड़ा, 2 टुकड़ा किया। एक का लंबाई L1 और दूसरे का लंबाई L2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, लंबाई L था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर L2 बराबर NL1 होगा तो अब बताओ K1 बराबर कितना होगा और K2 बराबर कितना होगा। यस, ये ना तुमको बुखार छुड़ा देगा, ये बुखार छुड़ा देगा नहीं। कैसे, तो बड़ा आसान है। क्या करोगे, सबसे पहले L1 बटे L2 ढूंढ लोगे, कितना होगा। L1 बाय L2 करेंगे, L1 भागा L2 करेंगे तो क्या होगा, 1/n हो जाएगा ना। L1 बटे L2 करने आता है ना, L1 बाय L2 करेंगे तो 1/n हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। L2 बटे L1 बराबर n, तो L1 बटे L2 1/n। तो अब मेरा K1 बराबर क्या होगा, K इंटू दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस n कहो या n प्लस 1 करो, K1 के नीचे L1, 1 से भागा देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू 1 प्लस n भागा n। अच्छा एक बात बताओ, इसमें K1 और K2 का रेशियो क्या होगा, K1 एंड K2 का रेशियो क्या होगा। बहुत आसान है, हम जानते हैं K1 L1 बराबर K2 L2, तो K1 बाय K2 बराबर L2 बाय L1 बराबर क्या होगा, L2 बाय L1 क्या होगा, n हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। एक सवाल देखो जो जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ, यही क्वेश्चन है। ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लंबाई L है, इसको 2 टुकड़ा में काट दिया गया।
एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका लंबाई L1 है और इसका लंबाई L2 है। तो सवाल में बोल रहा है कि K1 बटा K2 बराबर क्या होगा? बनेगा क्या? बनेगा, बन जाएगा इसमें K1 बटा K2 का वैल्यू बन जाएगा। कैसे? अभी तो जानते हैं, देखे थे हम लोग, K1 L1 बराबर K2 L2 कांस्टेंट होगा, तो K1 बाय K2 बराबर क्या होगा? यहां क्वेश्चन में जानते हो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है L1 बराबर NL2, ये दिया हुआ, ये L1 बराबर NL2 बन जाएगा। तो L1 बराबर NL2, तो L1 बाय L2 बराबर क्या होगा? N हो जाएगा। L1 बाय L2 बराबर क्या होगा? N हो जाएगा। तो K1 बटा K2 बराबर L2 बटा L1, K1 बाय K2 बराबर L2 बटा L1, और L2 बटा L1 बराबर कितना होगा? 1 बाय N। समझ में आया? नहीं? मस्त। और भी ट्रिक देखना है तो आ जाओ हमारे चैनल पर, प्ले स्टोर में जाओ और ग्रेविटी फिजिक्स को डाउनलोड करो और उस सब्सक्रिप्शन लेके और भी ज्यादा ट्रिक सीख सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे।